हेलो फ्रेंड्स, जो यूपी पीसीएसटी का एग्जाम है बहुत नज़दीक आ चुका है। 12 जो फरवरी है उसको ये एग्जाम है, तो हमें बहुत जल्दी प्रिपरेशन करनी है। लेकिन इससे पहले हमें एक फौरी तौर पे जो है प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद जो अंदर का जो उसका सार है वो समझना है। तो पहले हमने क्या लर्न करना है, जो सेक्शंस की हेडिंग्स है हमने उसे लर्न करना है, उसे याद करना है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के जो सेक्शन हैं उनकी हम आज तैयारी करेंगे। जो सेक्शन 1 कहता है वो है, जो स्टार्टिंग है वो है प्रिलिमिनरी से, प्रारंभिक जो है उसमें 8 सेक्शन है। उसके सेक्शन 1 कहता है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। सेकंड जो सेक्शन है वो बताता है डेफिनेशंस के बारे में, डिक्री क्या है, संहिता क्या है, न्यायालय क्या है, इसके बारे में डिफाइन करता है। तो सेक्शन 2 में क्या है, डेफिनेशंस। हम एक बार से लर्न कर लेंगे तो जो डेफिनेशंस है हमें समझ में आ जाएगी। और आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट है कि थर्ड जो कहता है न्यायालयों की अधीनस्थता के बारे में बताता है, सबॉर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स के बारे में बताता है कि जो न्यायालय है वो किसके अधीन होंगे, कौन सा न्यायालय किसके अंदर आएगा। जैसे कि जो हाई कोर्ट है वो उच्चतम न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ होगी, और जो जिला न्यायालय है या लघुवाद न्यायालय है वो हाई कोर्ट के अंदर में आएगी, और जो लघुवाद न्यायालय या फैमिली कोर्ट्स है ये जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय के अंतर्गत आएगी। तो इस तरीके के सबॉर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स के बारे में बताया गया है सेक्शन 3 में। सेक्शन 2 में डेफिनेशन और 1 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। तो ये हो गया आपके 3 सेक्शन। 4 सेक्शन बताता है व्यावृत्ति, सेविंग्स के बारे में कि इस संस्था का प्रभाव कहाँ कहाँ नहीं पड़ेगा, इसके बारे में बताता है सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 रिलेटेड है सेविंग्स, व्यावृत्ति के बारे में। जो सेक्शन 5 है वो बताता है संहिता का राजस्व न्यायालय को लागू होना। इट मीन्स की एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ रेवेन्यू कोड्स। जो ये संहिता है, ये जो कोड है वह राजस्व न्यायालय को भी लागू होगी। ये बताता है सेक्शन 5। सेक्शन 6 क्या बताता है, सेक्शन 6 बताता है धन संबंधी अधिकारिता कि जो कोर्ट है उसको क्या डिरेक्शन है, उसको प्रिंसिपली डिरेक्शन यानी कि धन संबंधी किस तरह की अधिकारिता उसे दी गई है अगर वह उस अधिकारिता से आगे कार्य नहीं कर सकता। तो ये बताता है सेक्शन 6। सीपीसी का सेक्शन 6 बताता है धन संबंधी अधिकारिता के बारे में, प्रिंसिपली डिरेक्शन के बारे में। 7 आता है प्रांतीय लघुवाद न्यायालय यानी कि प्रोविजनल स्मॉल कॉज कोर्ट। इसकी मैं वीडियो है जो है मैं आपको स्मॉल कॉज कोर्ट की वीडियो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप डिटेल में समझ सकते हैं कि स्मॉल कॉज कोर्ट क्या होता है। तो ये है सेक्शन 7 बताता है स्मॉल कॉज कोर्ट के बारे में, प्रांतीय लघुवाद न्यायालय के बारे में। तो 8 है वो बताता है प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय। इट मीन्स जो बड़े बड़े शहर हैं, मद्रास, कलकत्ता, चेन्नई, इस तरीके जो शहर हैं उसको प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट के अंतर्गत आता है, सेक्शन 8 में ये बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं पार्ट 1। सीपीसी का पार्ट 1 में जो है साधारण वादों के विषय में बताता है, सूट इन जनरल के बारे में बताता है, और न्यायालयों की अधिकारिता और पूर्व न्याय के बारे में बताता है, जो पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 का सेक्शन 9 जो है, सेक्शन 9 इसमें अलग अलग डिवाइडेशन करे हुए हैं कि न्यायालयों की अधिकारिता और पूर्व न्याय का जो बताता है सेक्शन 9 से लेकर 14 तक आपने याद करना है कि सेक्शन 9 एंड 14 में बताया गया न्यायालयों की अधिकारिता और पूर्व न्याय के बारे में। तो सेक्शन 9 जो है वो बताता है जब तक कि वर्जित ना हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। इट मीन्स कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। तो ये बताता है सेक्शन 9 कि कोई भी केस है वह जो कोर्ट है वह सारे सिविल वादों का यानी कि जो सिविल केसेज हैं उसका विचारण करेगी, ट्रायल करेगी। तो सेक्शन 9 में बताया गया है। 10 में बताया गया है बात का रोक दिया जाना। अगर कहीं और बात चल रहा है, किसी और कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट जो है उस बात को रोक देगी, स्टे ऑफ सूट, जब तक कि जो दूसरी कोर्ट है उससे कुछ जजमेंट नहीं आ जाता। नेक्स्ट है 11 जो है पूर्व न्याय, रेस्ट एजुकेटा। इसकी मैं प्रीवियस वीडियो बना चुकी हूँ। रेस्ट एजुकेटा क्या होता है क्या नहीं होता इसके बारे में आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा।
नेक्स्ट है सेक्शन 12। सेक्शन 12 बताता है अतिरिक्त वाद का वर्जन। इट मीन्स वार ऑफ फर्दर सूट, यानी कि आप पहले से ही जैसे आप अगर एक ही केस को चार कोर्टों में अगर आप उसे केस को दाखिल करेंगे तो जो कोर्ट है वो उसको अतिरिक्त वाद का वर्जन करती है, उसे रोकती है। आप अगर एक केस से रिलेटेड आप एक ही कोर्ट में जो है केस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही केस को चार कोर्टों में अलग अलग कर रहे हैं। तो ये है अतिरिक्त वाद का वर्जन। नेक्स्ट आता है विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होगा, इसके बारे में बताता है व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव। तो इसका बताता है सेक्शन 13 में। सेक्शन 14 बताता है विदेशी निर्णय के बारे में, उपधारणा के बारे में बताता है। प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट के बारे में बताता है सेक्शन 14। तो ये हो गया न्यायालय की अधिकारता और पूर्व न्याय का सेक्शन 9 से लेकर 14 तक। नेक्स्ट आता है बात करने का स्थान के बारे में बताता है, जो कि है सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 25 तक। तो बात करने का स्थान क्या होगा, प्लेस ऑफ सूट का क्या स्थान होगा, तो इसके बारे में बताता है सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 25 तक। तो हमने क्या याद करना है, सेक्शन 15 से 25 तक बताता है बात करने का स्थान, यानी कहाँ बात संस्थित किया जाएगा, इंस्टीट्यूट किया जाएगा। तो सेक्शन 15 बताता है इसका वह न्यायालय जिसमें बात संस्थित किया जाए, वो कोर्ट्स बताए गए हैं कि बात कहाँ संस्थित किया जाएगा, वो बताता है सेक्शन 15 में बताया गया है। कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड। नेक्स्ट आता है सेक्शन 16। सेक्शन 16 बताता है वादों का वहां संस्थित किया जाना जहां विषय वस्तु स्थित है, जहां सब्जेक्ट मैटर स्थित है, वहां पे जो है वाद का संस्थित किया जा सकता है। ये बताता है सेक्शन 16। आपने याद करना है जो विषय वस्तु स्थित है, इट मीन्स सब्जेक्ट मैटर जहां स्थित है, वहां जो है सेक्शन 16 में बताया गया है कि बात कहाँ संस्थित किया जाएगा, जहाँ विषय वस्तु स्थित है। तो सेक्शन 16 बताता है। 17 बताता है विभिन्न न्यायालयों की अधिकारता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए वाद, यानी कि बहुत सारे न्यायालय हैं और स्थावर संपत्ति जहाँ है वहाँ बहुत सारे कोर्ट्स हैं, तो कौन से कोर्ट में जो है केस दाखिल किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है सेक्शन 17 में, कि जहाँ बहुत सारे कोर्ट्स हैं और स्थावर संपत्ति उसके अंदर है, तो कौन से कोर्ट्स में जाया जाएगा। तो सेक्शन 17 बताता है सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूट विद इन जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। नेक्स्ट आता है सेक्शन 18। सेक्शन 18 बताता है जहां न्यायालयों की अधिकारता की स्थानीय सीमा निश्चित है, वहां बात के संसद किए जाने का स्थान क्या होगा। इट मीन्स जो सेक्शन 18 है, न्यायालय की जो स्थानीय सीमा है, जो न्यायालय की अधिकारता की स्थानीय सीमा है वो अनिश्चित है, यानी इसमें वो अनिश्चित है। तो उस केस में क्या कहाँ जो केस है किया जाएगा, ये बताता है सेक्शन 18। प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट व लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट आर अनसर्टेन। नेक्स्ट आता है सेक्शन 19, जो बताता है शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वाद। इट मीन्स सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स ऑफ पर्सन एंड इमूवेबल, यानी किसी जगह कोई रॉन्ग किया गया है शरीर या जंगम प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसके लिए बात कहाँ संस्थित किया जाएगा, जो बताता है सेक्शन 18। तो आपने याद करना है शरीर और जंगम संपत्ति से मीन्स सेक्शन 19 में बताया गया है। सेक्शन 20 बताता है अन्य वाद वहां संस्थित किए जा सकेंगे जहां प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद हेतुक पैदा होता है। जो अदर केस है वो कहाँ संस्थित किए जाएंगे, कहाँ इंस्टीट्यूट किए जाएंगे, जहाँ प्रतिवादी निवास करते हैं, डिफेंडेंट रेजिडेंस है, या वाद हेतुक पैदा होता है, जहाँ जो कोज ऑफ एक्शन है वो पैदा होता है। ये बताया गया सेक्शन 20। आपने याद करना है कि सेक्शन 20 में बताया गया है कि वाद वहां संस्थित किए जाएंगे जहाँ प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद हेतुक पैदा होता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 21, जो अधिकारता के बारे में, आक्षेप के बारे में बताता है। ऑब्जेक्शन ऑफ जुरिडिक्शन के बारे में बताता है कि किसी तरह की अधिकारता के बारे में किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन है तो आप सेक्शन 21 पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा कि सेक्शन 21A क्या कहता है, बाल लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिक्री को पास करने के लिए वाद का वर्जन, यानी कि जो बाल लाने का स्थान है उसके अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो डिक्री के अपास्त करने के लिए वाद का जो वर्जन है उसे जो सूट है उसका वर्जन कर दिया जाएगा, वार्ड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 22, जो बताता है जो वाद एक से अधिक न्यायालयों में संस्थित किए जा सकते हैं
उसको अंतरित करने की शक्ति, यानी कि अगर कोई केस है वो किसी अधिक न्यायालय में जो है दाखिल किए जा सकते हैं, इंस्टीट्यूट किए जा सकते हैं, तो उसको अंतरित करने की क्या शक्ति दी गई है, ये बताता है सेक्शन 22। नेक्स्ट आता है सेक्शन 23, जो बताता है किस न्यायालय में आवेदन किया जाएगी, जो कौन सा कोर्ट है जिसमें जो है एप्लीकेशन दी जाए, आवेदन किया जाए, तो ये बताता है सेक्शन 23। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 24, जो बताता है अंतरण और प्रत्याहार की सहायता शक्ति, जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल, यानी कि जो केस को विड्रॉल करने की या ट्रांसफर करने की कोर्ट की क्या पावर है, इसके बारे में बताता है सेक्शन 24। 25 बताता है वादों आदि के अंतरण की उच्चतम न्यायालय की क्या शक्ति है, यानी कि जो ट्रांसफर करने केस को ट्रांसफर करने की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी क्या शक्ति है, इसके बारे में बताता है सेक्शन 25। तो आपका ये क्लियर हो गया। जो सेक्शन 25 तक, सेक्शन 15 से लेके 25 तक बताता है बात करने का स्थान के बारे में, प्लेस ऑफ सूट के बारे में। तो आपने याद करना है सेक्शन 15 से लेके 25 तक बताता है। नेक्स्ट आते हैं वादों का संस्थित किया जाना, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, यानी कि वाद कहाँ संस्थित किए जाएंगे, वादों का संस्थित किया जाना कैसे संस्थित किए जाएंगे, सेक्शन 26 बताता है, जो कि एक ही सेक्शन है इसमें, सेक्शन 26 वादों को संस्थित करने का स्थान के बारे में, वादों का संस्थित किया जाना के बारे में बताता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बताता है 26 में वादों को संस्थित किया जाना। तो आपको ये रिमेम्बर हो गया होगा। नेक्स्ट है सम्मन और प्रकटीकरण, जो सम्मन दिए जाएंगे और उसकी डिस्कवरी जो की जाएगी वो बताता है सेक्शन 27 से लेकर 32 तक। सेक्शन 27 से 32 तक बताता है सम्मन और प्रकटीकरण के बारे में, डिस्कवरी और सम्मन के बारे में। पहला 27 कहता है प्रतिवादी को किस तरीके से सम्मन किए जाएंगे, ये बताता है सम्मन टू डिफेंडेंट की किस तरीके से जो है प्रतिवादी को सम्मन किया जा सकता है। सेक्शन 27 में बताया गया है सीपीसी के। 28 बताता है जब प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है वह सम्मन की तामील कैसे की जाएगी। तो 28 में अगर प्रतिवादी किसी और राज्य में निवास करता है तो कैसे तामील होगी, यानी किस तरीके से सम्मन की सर्विस की जाएगी, तो 28 में ये बताया गया है। सेक्शन 29 में बताया गया है विदेशी संबंधों की तामील कैसे की जाएगी, यानी कि जो फॉरेन सम्मन्स है वो उसकी सर्विस की तरीके की जाएगी, ये बताया है सेक्शन 29 में विदेशी संबंधों की तामील के बारे में बताया गया है। 30 में बताया गया है सेक्शन 30 सीपीसी का बताया गया है प्रकटीकरण और उनके सदस्य बातों के लिए आदेश करने की शक्ति। इट मीन्स जो किसी तरह की अगर कोई इसी केस से रिलेटेड किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो किसी को इसको दर्शाने के लिए किसी को सम्मन करने की जो कोर्ट की पावर है वो किसी को भी कभी भी सम्मन कर सकती है और कोर्ट में बुला सकती है और कह सकती है कि आप अगर इस केस के बारे में कुछ जानते हैं तो आप बताएं। तो ये बताया गया सेक्शन 30 में प्रकटीकरण और उसकी सदस्य वास्तव के लिए आदेश करने की शक्ति, पावर ऑफ ऑर्डर, डिस्कवरी एंड द लाइक। नेक्स्ट आता है 31 साक्षी को सम्मन, विटनेस को सम्मन कैसे किया जाएगा, ये बताता है सेक्शन 31। नेक्स्ट आता है सेक्शन 32 व्यतिक्रम के लिए शास्ति, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को बुलाया गया है कोर्ट के द्वारा, सम्मन किया गया है, चाहे वो उस केस से रिलेटेड यानी कि कुछ बातों को जानता है, वैसे किसी तरह से कनेक्ट नहीं है केस में, तो उस बातों को बताने के लिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स को दिखाने के लिए उसे कोर्ट में बुलाया जा सकता है, पूछताछ की जा सकती है, कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर वे नहीं आता है तो सेक्शन 32 में बताया गया है कि व्यतिक्रम के लिए अगर ना आने के लिए क्या पेनल्टी होगी, क्या उसको सजा मिलेगी, शास्ति मिलेगी। तो ये बताया है सेक्शन 32 में। इसकी डिटेल वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नेक्स्ट है कि जो निर्णय और डिक्री के बारे में बताता है सेक्शन 33 कि निर्णय और डिक्री क्या है, इसके बारे में डिफाइन किया गया है सेक्शन 33 में। तो आपने याद करना है सेक्शन 33 में निर्णय और डिक्री के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है ब्याज, इंटरेस्ट के बारे में सेक्शन 34, एक ही सेक्शन है सेक्शन 34 जिसमें है ब्याज इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है सीपीसी का सेक्शन 34। नेक्स्ट है खर्चे यानी कि कॉस्ट के बारे में बताया गया है सेक्शन 35 से लेके 35B तक। 35B तक बताया गया है सेक्शन 35 से लेके 35B तक बताया गया है खर्चों के बारे में कि खर्चे किस तरीके से कि किसके द्वारा दे होंगे, ये कौन खर्चों को देगा, अगर किसी केस में कोई खर्चे होते हैं तो किसके द्वारा दे होंगे।
जो 35A है वो बताता है मिथ्या या तंग करने वाले दावों और प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिक्रियात्मक करते, कि अगर कोई केस ऐसा दिया गया है जो मिथ्या और तंग करने वाला है, फॉल्स केस है, तो अगर इस तरीके से कोर्ट में केस आते हैं तो उसके लिए क्या जो है कॉस्ट कोर्ट के द्वारा लगाई जाएगी। नेक्स्ट है 35B। 35B बताता है विलंब कायद करने के लिए क्या खर्चे होंगे। अगर किसी केस में डिले की जाती है, जब हम देखते हैं कि पेनल्टी लगती है, अगर कोई बार बार तारीख लेता है केस में तो पेनल्टी कोर्ट लगा देती है। तो जो बताया गया है सेक्शन 35B में, 35B में बताया गया है विलंब कायद करने के लिए खर्चे, इट मीन्स कोर्ट फॉर कॉजिंग डिले। तो ये बताया गया है पार्ट 1 का, आपका मैंने कर दिया, जो है सेक्शन 9 से लेके पार्ट 1 सेक्शन 35B तक। तो ये आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसके अदर सेक्शन और याद करेंगे, साथ ही साथ और रिवाइज करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को 3-4 बार देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिक रिमेम्बर हो जाएंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो एक बार जो सुना हुआ होता है वो बहुत जल्दी रिमेम्बर आता है। तो फ्रेंड, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।